कह रहा है कि किस्मत और मेहनत में फर्क होता है। किस्मत और मेहनत में फर्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो किस्मत में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है। लेकिन पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है किस्मत में। इसलिए मेहनत हम लोग को करना है, ठीक ना, ना कि किस्मत के भरोसे बैठना है, ठीक ना। किस्मत के भरोसे हम लोग को नहीं बैठना, हम लोग मेहनत पे विश्वास करना है, ठीक ना। किस्मत के भरोसा पे नहीं रहना है, ठीक ना। तो इसका चैप्टर है, पहला चैप्टर पढ़ना है इस अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि रुपया पैसा, मोटा मोटी समझ सकता है, रुपया पैसा, ठीक ना, रोजगार, ठीक ना। तो पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, ठीक ना, इसके विकास। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने वर्ष तक देश भी जो है लगभग अंग्रेज का गुलाम था, ठीक ना। अंग्रेज का मतलब भारत जो था अंग्रेज का गुलाम था, ठीक ना। किस तरह से इस पे मतलब इसमें बताया गया है कि मतलब कितना वर्ष तक अंग्रेज का गुलाम था। सच में हम लोग का देश कैसे जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने देश को कहा जाता था, किसको, भारत को, ठीक ना। और इसी में पढ़ना हम लोग को राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक ना। प्लस में हमको पढ़ना है एपीएल बीपीएल के बारे में जानना है, ठीक ना। रोजगार गारंटी के बारे में जानना है, ठीक ना। प्लस में मनरेगा के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। इसी में मतलब अंतर इसी अर्थव्यवस्था इसी बुक में हम लोग पढ़ना है रोजगार के बारे में, एपीएल के बारे में, बीपीएल के बारे में, ठीक ना। गरीबी रेखा क्या होता है, ठीक ना, यही इसी के बारे में पढ़ना है इसमें। और ये किस चैप्टर में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था जो कैसे विकास किया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक ना। तो राज्य की आय के बारे में मतलब आय मतलब होता है इनकम, क्या होता है, इनकम। जैसे मान लो भारत दिन में जो कितना इनकम हो रहा है हमको, साल में कितना इनकम हो रहा है, ठीक ना। हम लोग महीना में कितना इनकम हो रहा है, ठीक है ना, 5 वर्ष में कितना इनकम हो रहा है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। उसके बाद हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, बचत और साख। तो मुद्रा क्या होता है, जो रुपया पैसा होता है उसी को बोलते हैं मुद्रा। बचत, जैसे कि बचत क्या होता है, देखिए वैसे हर दिन में हम लोग मतलब हर दिन मजदूरी करके 500 रुपया कमाए, कितना, 500, ठीक ना। उसमें से हम 2 रुपया मान लो कि दिन का खर्चा कर दिए 200 रुपया, तो कितना रुपया बच गया, 300। ये 300 जो मेरा बच गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बचत हो गया। क्या हो गया, बचत हो गया ये, ठीक ना, बचत, ठीक ना, सेविंग, इसी को बोलते हैं सेविंग। और साख का मतलब होता है विश्वास, ठीक ना, क्रेडिट, ठीक ना। मतलब कि देखता है जिसके पास विश्वास रहता है उसी को मतलब कर्ज देता है, आजकल देता है कि नहीं देता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज भी नहीं देता मांगने जाएगा तो, लेकिन जिसका विश्वास बन जाता है, बैंक से भी अगर तुम्हारा विश्वास मतलब लिया फिर वापस कर दिया, फिर लिया वापस कर दिया, जितना उसके बाद तुम धीरे धीरे अपना साख क्या होता है, बन जाता है, और ऑटोमेटिक आप जितना मांगेगा उतना देने लगता है तब, ठीक है, जितना जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, रोजगार एवं सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण क्या होता है, और उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक ना। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में इसी चैप्टर में इसी बुक में पढ़ना है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, ठीक ना, इकोनॉमिक्स। उपनिवेश, उपनिवेश, इसका इंग्लिश होता है कॉलोनी, क्या होता है, कॉलोनी, ठीक ना। लिखना उपनिवेश कॉलोनी किसे कहते हैं, पहले क्वेश्चन, कॉलोनी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो समझो पहले, उसके बाद लिखना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा देश है, ठीक ना। जैसे मान लो इंडिया है ना, या मान लो कि ये ब्रिटेन है, कौन है ये, ब्रिटेन है। और ये है इंडिया, ठीक ना। पता नहीं इंडिया बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं। जैसे एक छोटा सा मान के चलते हैं, ये क्या है,
इंडिया है, ठीक ना। ये है ब्रिटेन, कौन है? ब्रिटेन। और ये है इंडिया यानी भारत, ठीक ना। तो देखो उपनिवेश क्या होता है पहले समझ लो। तो ये है बहुत शक्तिशाली देश है, ठीक ना, बहुत मजबूत देश था उस समय, जिस समय हम लोग का देश गुलाम था उस समय ये शक्तिशाली था, ठीक ना। कौन सा देश? ब्रिटिश। ये शक्तिशाली देश है, कौन सा? शक्तिशाली। ब्रिटेन होता है, ठीक है, ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। ये शक्तिशाली देश था और ये कमजोर देश था हम लोग का भारत, ठीक ना। कमजोर, रुपया पैसा से कमजोर नहीं था, ठीक ना। यहाँ भारत के पास दिमाग थोड़ा कम था, ठीक ना। और ये जो था अपने में लड़ना जानता था, ठीक ना। ये मतलब कि कुछ अलग क्षेत्र का राजा होता था, एक दूसरे राजा में राजा लड़ते रहता था, ठीक ना, पहले के। लेकिन ये देश बहुत शक्तिशाली था और पढ़ा लिखा था, दिमाग वाला देश था। कौन? ये ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन या ब्रिटिश इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, या इंग्लैंड भी बोल सकते हैं इसको, इसी को। और अंग्रेज कहाँ का था? ये ब्रिटेन का ही रहने वाला था, अंग्रेज सब जितना था। तो ये देश क्या बहुत मजबूत देश था और ये कमजोर देश था, ठीक ना। तो क्या किया? तो उपनिवेश क्या होता समझो पहले। तो जब जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर, कमजोर देश पर, कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कब्जा समझता है ना, मतलब कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को, कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। आया समझ में? फिर से एक बार समझना है, उपनिवेश क्या होता है, यानी कॉलोनी क्या होता है। तो बोलना है कि जब शक्तिशाली देश, या बोलेंगे जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। कौन सा देश उपनिवेश कहलाएगा? कमजोर देश। जैसे ब्रिटेन बहुत मजबूत देश था, तो भारत किसका उपनिवेश हो गया था? भारत ब्रिटेन का। तो पूछता ऑब्जेक्टिव में कि भारत किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन का। किस देश का? ब्रिटेन का। आया समझ में? सच में हम लोग का देश सोने की चिड़िया कहलाता था पहले, ठीक ना। लगभग अंग्रेज 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक देश को पकड़ के खूब लूटा, जितना धन ले सकता था ले गया यहाँ से, ठीक ना। कोहिनूर का हीरा अभी भी ब्रिटेन में रखा हुआ है, ठीक ना। कोहिनूर का हीरा, ठीक ना, अभी भी ब्रिटेन में है। बहुत महंगा, मतलब बहुत दाम था, ठीक ना। तो ये कोहिनूर का हीरा भारत में था, लेकिन उसको चुरा के ले गया। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें सोना से भरा हुआ था, इतना बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, उस सोना से भरा हुआ था, उसको लूट करके ले चल गया, ठीक ना। सच में हम लोग का देश सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक ना। तो ये आया समझ में, उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश क्या होता है, अगर फिर से सुन लेना कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। आ गया समझ में? याद भी हो गया? कॉलोनी इसका समझा दीजिए इसको, ठीक ना। तो बताए भी थे तो क्या होता है उपनिवेश। तो कहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कैसे करता है? सैनिक बल के द्वारा या बम बारूद के द्वारा, ठीक ना, कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। शक्तिशाली देश का उपनिवेश। जो कमजोर रहता है उसको कहा जाता है किसका? मजबूत नहीं, शक्तिशाली देश का, ठीक ना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धन था भारत के पास, ठीक है। भारत 200 वर्षों तक
ब्रिटेन यानी अंग्रेज का गुलाम था। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत जो है किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। कितने वर्ष तक गुलाम रहा था? 200 वर्षों तक उपनिवेश गुलाम यानी उपनिवेश था। अंग्रेज ने एक नीति अपनाया था, उस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो मतलब कि दो आपस में दो राजा के बीच झगड़ा लगाते रहो और उस अपना शासन करो, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा, दास बनाकर रखा यानी गुलाम बनाकर रखा, ठीक ना। फूट डालो मतलब होता है, अभी हम लोग के समाज में आता है, ठीक ना। एक रहता है मतलब अधिकतर रहता है कि इधर भी कुछ बोल देगा, उधर भी जाकर कुछ बोल देगा, दोनों में क्या होगा? झगड़ा हो जाता था। उसी तरह से ये अंग्रेज करता था, ठीक ना। दो राजा रहता था, कभी उसके पास में जाके कि उसका विरोधी तो बोल देता था कि तुम्हारे बारे में ये फलना चलना बोल रहा था, और इसके बारे में जो बोल देगा कि तुम्हारे बारे में ये फलना चलना बोल रहा था। दोनों आपस में क्या होगा? झगड़ा। अब झगड़ा हो रहा था, अब जो जीतता, दोनों राजा में से जो जीतता था उसके साथ में अंग्रेज मिल जाता था, ठीक ना। और मिलने के बाद क्या धीरे धीरे इसी तरह से अंग्रेज क्या मजबूत होते गया और भारत को एक दिन गुलाम बना लिया, भारत को एक दिन गुलाम बना लिया। देखो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं तो समझना है। तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय यानी इनकम प्राप्त होता है, यानी रुपया प्राप्त होता है, ठीक ना। वे सारी क्रियाएं जिससे आय प्राप्त होती है वही सभी क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रियाएं। जैसे मजदूरी अगर करते हैं उससे हमको इनकम प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, होता है क्या? होता है। 12 दिन काम करते हैं तो 300 400 500 मिलता है। जिसे पढ़ाते हैं तो हमको उससे क्या होता है? इनकम प्राप्त है, यानी आय प्राप्त होता है, ठीक ना। कोई कोई मिस्त्री काम करता है, ठीक है, तो उसको भी इनकम प्राप्त होता है, होता है क्या? होता है। कोई मतलब अपना बिजनेस करता है तो उससे उसको क्या होता है? इनकम प्राप्त होता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। इसका परिभाषा होगा हमारी वे सारी क्रियाएं, लिखो, हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें हमारी वे सारी क्रियाएं वे सारी क्रियाएं क्रियाएं जिनसे जिनसे हमें आय यानी इसी इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, आय यानी इनकम प्राप्त होती है प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो याद हो गया आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आय मतलब होता है भर दिन का कमाई, बोलता है ना हम लोग कमाई, ठीक ना। आय मतलब समझना हम लोग मोटा मोटी कमाई। देखो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्रणाली बोलना है कि ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। आर्थिक क्रियाएं, ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कृषि, व्यापार कृषि, व्यापार, उद्योग,
उद्योग नहीं समझता है। छोरा अपना बिजनेस से, मान लो कि माचिस का भी अगर मतलब बनाना स्टार्ट करें तो क्या कहलाएगा? छोरा उद्योग कहलाएगा, ठीक ना? ठीक। प्रणाली मतलब होता है सिस्टम, ठीक ना? एक मेथड होता है, ठीक ना? उस मेथड से हम लोग करते हैं। जैसे बैंकिंग, परिवहन, बैंकिंग। अच्छा बताओ, कृषि से हम लोग को इनकम प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। व्यापार से, उद्योग से, बैंकिंग से, परिवहन से। परिवहन मतलब समझना है गाड़ी घोड़ा जितना होता है, ठीक ना? परिवहन, ठीक ना? तो ये संचार, संचार समझता है? संचार, ठीक ना? जैसे यहां से मैसेज भेजते हैं, खटक से दिल्ली पहुंच जाता है, ये संचार के माध्यम से ही पहुंचता है, ठीक ना? तो इस सभी से क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। कृषि से भी, व्यापार से भी, उद्योग से भी, बैंकिंग से, परिवहन से भी और संचार से भी। तो इसका परिभाषा होगा कि वह प्रणाली जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर सुनना है, पूछेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बताना है कि वह प्रणाली जिसके अंतर्गत, वह प्रणाली जिसके अंतर्गत अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। ये सभी प्रक्रिया, ये सभी प्रणाली क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसे में ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर, जिसके अंतर्गत अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्रियाएं संपन्न की जाती है, संपन्न की जाती है, की जाती है उसे, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे, जैसे हो जाएगा कृषि, उद्योग, कृषि उद्योग, व्यापार, व्यापार, बैंकिंग, बैंकिंग, बीमा, बीमा, परिवहन, परिवहन और संचार, और संचार आदि। तो वे सारी प्रक्रियाएं, सॉरी, ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद है ना सब? अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की संरचना को, अर्थव्यवस्था की संरचना को उत्पादन क्षेत्रों के आधार पर, उत्पादन क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो यहाँ पे, तो अर्थव्यवस्था की संरचना के उत्पादन क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, लिखना है पहला प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्षेत्र है
प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोले इसको? PRIMARY, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्षेत्र होता है, दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और इसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और इसका नाम है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर, या इसको बोलते टर्सरी सेक्टर, TERTIA, टर्सरी सेक्टर। ठीक ना? तो पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मतलब इसमें कृषि से रिलेटेड ही होता है, ठीक ना, काम। उसके बाद दूसरा द्वितीयक क्षेत्र को बोलता है औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग से रिलेटेड, इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जैसे हो गया कृषि, ठीक ना, फसल और लगाना, पशुपालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मछली पालन, ठीक ना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, छोटे बड़े उद्योग जो होता है, ठीक ना, जैसे बिजनेस उद्योग समझता है, जैसे मान लो कि कोई भी माचिस का फैक्ट्री समझ लो, ठीक ना, या समझ लो कि कॉफी फैक्ट्री, ठीक ना, जितना फैक्ट्री यानी उद्योग आता है सभी किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे निर्माण कार्य, गैस एवं बिजली किसके अंतर्गत आता है? ये आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक ना। पूछेगा कि किस क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को। पूछेगा किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? द्वितीय क्षेत्र को। फिर पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? पूछेगा कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। बताओ बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है, ठीक ना, बैंकिंग आता है, ठीक ना। परिवहन आता है, ठीक ना, परिवहन, ठीक ना, परिवहन। व्यापार किसके अंतर्गत आता है? व्यापार भी किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षक, वकील किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना।